डोंगर के बेहोश हो जाने के बाद यू हाउ को अंकल न्यू के बैग से एक लेटर मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि वैंग डोंगर के सोल सी में एक सील लगी हुई है जो कि पास सोल रिंग एब्सॉर्ब करने के बाद कमजोर पड़ने लगेगी। उसे पहले की तरह स्ट्रॉन्ग बनने का कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन अगर उन्हें वैंग डोंगर को बचाना है तो इसके लिए उन्हें खुद वैंग डोंगर को ही ताकतवर बनाना होगा। इस चीज का रास्ता भी उस लेटर में लिखा हुआ था। यू हाउ को ध्यान उन एम्पायर के सनसेट फॉरेस्ट के अंदर से एक खास तरह की हर्ब लेकर आनी होगी जो कि वैंग डोंगर की जान बचा सके। जो पढ़ते ही यू हाउ वहाँ से निकल पड़ा था। रास्ते में वैंगवेयर भी उसके साथ चल पड़ती है उसकी मदद के लिए। करीब 2 दिन में वो उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ वो आइस एंड फायर लेक थी। वो हर्ब भी इन्हें यही मिलने वाली थी, लेकिन यहाँ पहुँचते ही उन पर वहाँ की प्रोटेक्टिव फायर कर हमला कर देती है। हालांकि टीम वर्क दिखाते हुए और आइस गॉडेस की मदद से इन्होंने उसे हरा दिया था, लेकिन इस चीज से फायर गर्ल और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। साथ ही अब उसकी पार पहले से भी ज्यादा हो चुकी थी। वैसे अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में जब फायर गर्ल उठकर फिर से खड़ी होती है तो यहाँ उसके ऑरा से ही उसके आसपास की बर्फ पिघलने लगी थी। साथ ही वो गुस्से में चारों तरफ फायर स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए हमला कर रही थी। यहाँ यू हाउ, आइस गॉडेस और वैंगवेयर तीनों ही उसके हमले से बच रहे थे, लेकिन वो फायर फ्लैश बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। वैसे यहाँ वैंगवेयर यू हाउ से कहती है कि ये फायर गर्ल है, इसका मतलब इसे ये लेक से पार मिल रही है, इसलिए हम इसे जितनी बार खत्म करेंगे ये उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इस पर यू हाउ कहता है कि अगर ये फायर का इस्तेमाल कर रही है तो हम आइस का इस्तेमाल करेंगे। इतना कहते हुए वो आइस गॉडेस को आगे बढ़ने का कहता है। आइस गॉडेस पहले खुद को संभाल नहीं पा रही थी क्योंकि फायर गर्ल की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, पर यू हाउ के कहते ही वो वहाँ से आगे बढ़ते हुए सीधा उस यांग लेक में जंप कर देती है। वो अभी उस लेक की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी और उसे इस चीज में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अब वो वहाँ उससे बाहर निकलते हुए आती है और अपनी पार का इस्तेमाल करना शुरू करती है, जिसकी वजह से वहाँ बर्फ का तूफान आने लगा था। ये चीज देखकर अब वो फायर प्लांट और फायर गर्ल दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे। हालांकि उसी तूफान के बीच अब फायर गर्ल आगे बढ़कर हमला करने वाली थी, लेकिन इतने में ही आइस गॉडेस अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। उसे रियल फॉर्म में देखकर वैंगवेयर बहुत हैरान लग रही थी। वो कहती है कि क्या यही असली आइस गॉडेस है? तभी वो आइस गॉडेस अपनी थोड़ी और पावर रिलीज करती है, जिसकी वजह से वहाँ वो स्नो वेव्स इतनी तेज फैलने लगी थी कि वो फायर गर्ल को पूरी तरह से फ्रीज कर देती है। वैसे अभी आइस गॉडेस कह रही थी कि कमाल है, इस जगह पर कितना अच्छा लग रहा है। असल में ऐसा उस लेक की वजह से हुआ था क्योंकि उसमें छलांग लगाने की वजह से जो यंग एनर्जी का हेवनली ऑरा था वो आइस गॉडेस ने एब्जॉर्ब कर लिया था। हालांकि तभी यू हाउ कहता है कि हमें थोड़ा जल्दी करना चाहिए, जिसके बाद आइस गॉडेस अपनी पार से वहाँ फायर गर्ल को डिस्ट्रॉय कर देती है। वैसे भी फायर गर्ल एक स्पिरिट थी, इसका मतलब वो मर नहीं सकती। अब इसके बाद आइस गॉडेस सीधा अपने उस स्नो एनर्जी को वहाँ उस फायर प्लांट की तरफ भेज रही थी, जिससे वो भी जमने वाला था। लेकिन तभी यू हाउ आइस गॉडेस से कहता है कि रुक जाओ, हमें उसे चोट नहीं पहुँचानी है। अब यू हाउ की इतनी बात सुनते ही आइस गॉडेस ने अपनी सारी एनर्जी वापस से एब्सॉर्ब कर ली थी, जिससे वहाँ का वो बर्फीला तूफान वापस गायब हो जाता है। इस चीज से वो फायर प्लांट भी फिर से बच गया था। बाद में अभी आइस गॉडेस फिर से नॉर्मल होने लगी थी। यू हाउ उससे कह रहा था कि क्या तुम्हें अपनी सारी मेमोरीज वापस मिल गई? लेकिन अब आइस गॉडेस फिर से वैसे ही बच्चों की तरह बनकर सीधा यू हाउ के पास आकर उसके सोल सी में चली जाती है। उसने यहाँ यू हाउ को कुछ भी जवाब नहीं दिया था। वैसे अब तभी वो फायर प्लांट कहने लगता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने मेरे टेस्ट को पास कर लिया है। साथ ही वो बताता है कि अब यू हाउ जिस भी हर्ब को यहाँ से ले जाना चाहे वो ले जा सकता है। इस चीज से यू हाउ बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन उसी समय उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस होती है जो कि जमीन के नीचे से आ रही थी। वैसे इस एनर्जी को महसूस कर वहाँ जितने भी प्लांट्स थे उन्होंने अपना सर झुका लिया था। तभी जमीन से एक दूसरा प्लांट निकल कर बाहर आता है। ये फीमेल प्लांट है और असल में ये इन सभी प्लांट्स की क्वीन है। इसका नाम यू है। ये पहले यू हाउ से अपना इंट्रोडक्शन कराती है और कहती है कि तुम मुझे यू कह सकती हो। साथ ही इसके बाद वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। अब यू हाउ पहले अपना नाम बताता है और कहता है कि उसे हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर चाहिए क्योंकि उसे किसी की जान बचानी है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। ये सुनकर यू हंसने लगती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें उस फ्लावर तक ले जा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। यू हाउ उससे पूछता है कि कैसी कंडीशन, जिसके बाद यू कहने लगती है कि असल में हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर उसी को चुनता है जो कि अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करता हो और उसका प्यार सच्चा हो। वैसे भी ये चीज मुझे नहीं पता कि तुम सच कह रहे हो कि झूठ। इसके लिए तुम्हें मेरे दिए एक और टेस्ट को पास करना होगा।
इतना कहते हुए वो वहाँ एक ग्रीन प्लांट को बाहर निकालती है और कहती है कि ये एक खास तरह की हर्ब है। अगर तुम सच कह रहे हो, लेकिन अगर तुम झूठ कह रहे हो तो इसे बिल्कुल भी मत खाना। हालांकि यहाँ पर यू यू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि वहाँ यू हाउ ने उस ग्रीन प्लांट को खा लिया था। अभी वैंक्वायर ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। वो यू हाउ से कहती है कि तुम पूछ तो लेते कि ये है क्या, पर यू हाउ उससे कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसके बारे में पूछताछ कर सकूं। हालांकि जब यू हाउ ऐसा कह रहा था, उसी समय अचानक उसकी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, जिस चीज से वैंक्वायर थोड़ी परेशान हो गई थी। वो यू यू से कहती है कि तुमने अभी इसे जो खिलाया वो क्या था? क्या वो कोई पॉइजनस ग्रास थी? ध्यान रखना, अगर इसे कुछ हुआ तो यहाँ तुम सब भी मरोगे। वैसे अब तभी यू हाउ कहता है कि नहीं, ये जहरीली चीज नहीं थी, ये मुझे चोट नहीं पहुंचा रही। हालांकि फिर भी यू हाउ को अभी भी अजीब फील हो रहा था। असल में जो प्लांट उसने खाया अभी वो उसके नर्वस सिस्टम से होते हुए गुजर रहा है। यू हाउ को अभी दर्द तो सहने को मिल रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और फिर अचानक से उसके सर पर कुछ मार्क्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वो तुरंत ही वहीं बैठकर उस ऑरा को अपनी बॉडी में सही तरीके से सर्कुलेट करने की कोशिश करता है। अभी वैंक्वायर इस चीज से बहुत हैरान थी। वो कह रही थी कि क्या तुमने बॉडी मार्शल सोल की सेकंड अवेकनिंग की है? जिस चीज पर यू हाउ खड़े होते हुए कहता है कि नहीं, ये चीज मैं नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि उस ग्रीन प्लांट ने मेरी पर्पल जेमिनी की पावर को बढ़ा दिया है और शायद अब मैं उसके लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। ऐसा कहते हुए यू हाउ सोल डिटेक्शन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर तक बहुत बारीकी के साथ देख पा रहा था। वैसे तभी यू यू हंसने लग जाती है क्योंकि उसे ये सारी बातें ऑलरेडी पता थी। उसने तो वो टेस्ट सिर्फ झूठ कहा था। वो यू हाउ को ये टेक्निक दे रही थी। अब यू हाउ यहाँ उसके पास आता है और कहता है कि मुझे अब अपनी आंखों से देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी पर्पल जेमिनी आईज से किसी भी चीज को देख सकता हूँ। इस चीज से अब मुझे इल्यूशन में फंसाना लगभग नामुमकिन जैसा हो गया है। आपका इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चीज पर यू यू कहती है कि तुम्हारा वेलकम, लेकिन तुम्हें थैंक्स मुझे नहीं बल्कि इस ग्रीन प्लांट के असली मालिक को कहना चाहिए। यू हाउ ये चीज समझ नहीं पाता और तभी यू यू एक किताब निकालकर उसे देती है। इस किताब के ऊपर लिखा हुआ था कि ये जुबान नोट्स है और ये असल में एक मेडिसिनल बुक थी। जैसे ही यू हाउ इसे ओपन करता है तो शुरुआत में ये लिखा हुआ था कि इस किताब के लिए तुम्हें ही चुना गया है और फिर उसमें इस किताब को लिखने वाले का नाम था। ये किताब तांग शान ने लिखी है, जो कि तांग सेट का ओरिजिनल फाउंडर है। यू हाउ ये चीज पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। वैसे उस किताब में आगे लिखा हुआ था कि ये किताब वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन है। इसमें जुआन त्यान के पॉइजन्स के बारे में और मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है। पॉइजन और मेडिसिन से किसी की भी जान बचाई जा सकती है, लेकिन ये उतने ही ज्यादा खतरनाक भी होते हैं क्योंकि इससे किसी की जान भी ली जा सकती है। वैसे तभी यू यू कहने लगती है कि इसे जल्दी पढ़ो, मुझे ये किताब वापस चाहिए। लेकिन ये सुनकर वैंक्वायर बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ देखती है, जिस चीज से यू यू डर चुकी थी। वैसे अब यू हाउ किताब में आगे बढ़ता है जहाँ तांग शान ने उसमें हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर के बारे में लिखा हुआ था। उस किताब में लिखा हुआ था कि वो फ्लावर कोई मामूली फ्लावर नहीं है, उसे सिर्फ वही ले जा सकता है जिसे अपने पार्टनर से सच्चा प्यार हो, क्योंकि वो फ्लावर खुद अपना मास्टर चुनता है। तांग शान ने लिखा था कि एक बार उसकी वाइफ ने भी उसकी जान बचाई थी, जिसके लिए उसने खुद को खत्म कर दिया था। हालांकि बाद में इसी फ्लावर ने उसकी वाइफ को जिंदा किया। वैसे उसकी वाइफ मतलब स्याओ, जो चीज हम जानते हैं, पर उस किताब में स्याओ का नाम नहीं लिखा था। तांग शान आगे लिखता है कि जब हम दोनों यहाँ से गॉड रियलम के लिए निकले तब हमने इस फ्लावर को यहीं छोड़ दिया, जिससे अगर भविष्य में किसी को इसकी जरूरत हो तो वो इसका इस्तेमाल कर सके। अब इस किताब को पूरा पढ़ने के बाद यू हाउ यू यू से कहता है कि क्या तुम मुझे उस हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर के पास ले जा सकती हो, जिस पर यू यू कहती है कि यही तो मेरा काम है। और इसके बाद वो उन्हें वहाँ से आगे ले जाती है। वहाँ जैसे ही वो पहुँचते हैं तो एक तरफ से फायर क्रिस्टल और दूसरी तरफ से आइस क्रिस्टल निकलकर उस हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर को सामने लेकर आते हैं, जिसे देखते ही यू हाउ तुरंत वहाँ उसकी तरफ आगे बढ़ चुका था। अभी यू हाउ मन में सोच रहा था कि यूयू ने उसे बताया है कि फ्लावर को मास्टर बनाने के लिए इस पर अपने ब्लड की कुछ ड्रॉप्स डालनी होंगी, जिन्हें डालते वक्त उसे अपने असली प्यार के बारे में ही सोचना है। इसलिए यहाँ वैंग तांग के बारे में सोचते हुए वो अपनी उंगली को बाइट कर उस फ्लावर पर अपना थोड़ा सा ब्लड डालता है, लेकिन उसके ब्लड की वो ड्रॉप उस फ्लावर पर गिरते ही जम जाती है, जिससे वो फ्लावर यू हाउ को अपना मास्टर नहीं चुन पाता।
अभी इस चीज से यू हाउ थोड़ा सा परेशान था। तभी वहाँ से यू यू कहने लगती है कि शायद तुम्हारा प्यार असली नहीं है। पर इतने में ही वो फायर प्लांट कह पड़ता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। शायद यू हाउ की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अमाउंट में आइस हो रहा है, जिसके कारण उसका खून जम रहा है। इस वजह से वो हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर तक नहीं पहुंच पा रहा। ये सुनते हुए यू हाउ अपने हाथ की नसों की तरफ बहुत तेज पाइप करते हुए बहुत सारा ब्लड एक साथ उस फ्लावर पर डालता है, लेकिन वो सारा ब्लड भी जमते जा रहा था। यू हाउ इस चीज से और ज्यादा परेशान हो जाता है। वैसे उतनी ही चिंता भी वैंक्वायर को भी हो रही थी, क्योंकि अपना ब्लड अपनी बॉडी से इतनी ज्यादा अमाउंट में निकालते हुए यू हाउ खुद की बॉडी को ही डैमेज पहुंचा रहा था। वैंक्वायर कहती है कि रुक जाओ, लेकिन यू हाउ पीछे पलटता है। यू हाउ अभी सीधा उस आइस एंड फायर लेक की तरफ देख रहा था। पर एक तरफ जो पानी है वो बहुत ज्यादा गर्म है, बिल्कुल लावा की तरह है, और उसके अंदर यंग एनर्जी है, जो कि देखा जाए तो उसके अंदर की एक्सट्रीम आइस ऑरा को कम करते हुए उसके ब्लड को फिर से पिघला सकती है। ये चीज देखते ही वैंक्वायर तुरंत चिल्लाती है कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वैसा सोचना भी मत। पर यू हाउ कहाँ सुनने वाला था। वो तुरंत उस फायर लेक की यंग एनर्जी को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। एनर्जी एब्सॉर्ब करने के साथ साथ यहाँ उसने उस लेक का पानी भी अपने हाथ में ले लिया था। अभी इस चीज से उसका हाथ जल रहा था, जो चीज वैंक्वायर को और ज्यादा परेशान कर रही थी। पर तभी यू हाउ उस पानी को पीने लग जाता है। उसे पीते वक्त यू हाउ का मुंह और गला पूरी तरह से लाल हो चुका था। वैसे तो उससे वो अपने पेट में निकलते भी नहीं बन रहा था, लेकिन किसी तरह से वो उसे निगल लेता है। वो पानी लावा की तरह इतना ज्यादा गर्म था कि वो उसकी बॉडी के ऑर्गन्स को भी पिघलाने लगा था, जिस वजह से यू हाउ के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। तभी यू हाउ वहाँ उस हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर की तरफ पलटता है, जिसके बाद अचानक यू हाउ के मुंह से खून निकलते हुए सीधा उस फ्लावर पर जा गिरता है। इसकी वजह से वो फ्लावर ग्लो करना शुरू कर देता है। इसका मतलब उसने यू हाउ को अपना मास्टर चुन लिया है। साथ ही आसपास से वो आइस एंड फायर क्रिस्टल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब यू हाउ तुरंत उस फ्लावर को पकड़ता है और कहता है कि फैंग डोंगर मैंने घर दिखाया। हालांकि यू हाउ की हालत अभी इतनी ज्यादा खराब थी कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो जिस बर्फ की पहाड़ी पर खड़ा था वो वहाँ से फिसलकर नीचे गिर पड़ता है, लेकिन सही समय पर वैंक्वायर वहाँ से आगे बढ़ते हुए उसे कैच कर लेती है। वैसे उसी समय दूसरी तरफ हम वहाँ श्रेक सिटी में वैंग डोंगर को देखते हैं। अभी भी वो बेहोश है, मतलब कोमा में ही है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो यू हाउ के दर्द को महसूस कर पा रही हो। वैसे अब इसके बाद हम वापस यहाँ वैंक्वायर के पास आते हैं। यू हाउ अभी उसके पैर पर ही लेटा हुआ था और लगभग वो बेहोश होने वाला था, लेकिन बेहोश होने से पहले वो उस हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर को यहाँ वैंक्वायर को देते हुए कहता है कि इसे अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। अभी वैंक्वायर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कहती है कि क्या ये मरने वाला है, जिस चीज पर यू यू कहती है कि शायद हाँ। हालांकि वैंक्वायर कहने लगती है कि अगर ये यहाँ मरा तो तुम सब भी मारे जाओगे, इसलिए अगर कोई भी तरीका हो तो मुझे बता दो। जो सुनकर यू यू कहती है कि नहीं, हमें कोई भी तरीका नहीं पता, लेकिन देखकर लगता है कि तुम्हारे लिए इसकी फीलिंग सेम वैसी ही है जैसे इस लड़के के पास उस लड़की के लिए है जिसके लिए ये यहाँ तक आया। इसलिए अगर ये फीलिंग सच्ची है तो शायद इसकी जान बचाई जा सकती है। इसके बाद हमें ये तो नहीं बताया जाता कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन कुछ ही पल के लिए हमें एक और दूसरा हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर दिखाया जाता है, जो कि सेम वैसे ही कंडीशन में था जैसे यू हाउ के उस फ्लावर को लेने के पहले था। मतलब वो भी यहाँ आइस एंड फायर क्रिस्टल के अंदर कैद था। हालांकि वहाँ पर क्या हुआ ये चीज हमें नहीं पता चलती, लेकिन अगले सीन में वैंक्वायर यू हाउ को उठाकर सीधा श्रेक सिटी ले आई थी। वो पूरा सफर अकेले तय करते हुए आई है, क्योंकि यू हाउ इस हालत में था ही नहीं कि वो फिर से पहले की तरह उड़कर आगे बढ़ पाए, बल्कि अभी तो वो होश में भी नहीं है। बस इसके बाद यू हाउ के सभी दोस्त वहाँ पहुँचते हैं और वो लोग यू हाउ को बेड पर ले आते हैं। अभी हीलर यहाँ यू हाउ को हील करने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान वीवी वैंक्वायर से पूछता है कि यू हाउ को क्या हुआ है, जिसके बाद वैंक्वायर सारी बात बताती है कि किस तरह से यू हाउ ने लावा की तरह खोलते पानी को पी लिया, जिसकी वजह से उसके ऑर्गन्स जल चुके हैं। साथ ही ऐसा उसने सिर्फ हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर को लेने के लिए किया था, मतलब वैंग डोंगर के लिए किया था। तभी वो रेड फ्लावर वहाँ बाहर निकल कर आता है। अभी सभी लोग इस चीज से बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे। वैसे तो वहाँ हीलर यू हाउ को हील करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी यहाँ कुछ नहीं कर सकते। जब मिस्टर स्वान उनसे पूछते हैं कि क्या हम यू हाउ को बचा सकते हैं, तो इस चीज पर हीलर कहने लगते हैं कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ, क्योंकि यू हाउ के ऑर्गन्स जिस तरह से जले हैं या फिर उसकी बॉडी में जितनी इंजरीज आई हैं, इसके बाद कोई भी आदमी इतनी देर तक जिंदा रह ही नहीं सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। हालांकि अगर ये अभी तक जिंदा है, इसका मतलब ये आगे भी बच सकता है। बस अभी इसे इस तरह से हील करना गलत
गलत होगा क्योंकि इसके ऑर्गन्स बहुत ज्यादा डैमेज हैं, जो कि खुद ब खुद हील करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि ये खुद को बचा लेगा क्योंकि पहले ही ये बहुत कुछ सह चुका है। अभी ये बेहोश सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इसने बहुत सारी हेविली एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर लिया। इतनी एनर्जी किसी भी ह्यूमन के लिए एक साथ संभाल पाना लगभग नामुमकिन सा है, पर अभी तक ये जिंदा है। इसका मतलब अगर ये किसी तरह से उस एनर्जी को अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर ले और साथ ही इसके इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे खुद को रिपेयर कर ले तो ये फिर से उठ जाएगा। बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि हीलर भी ये चीज नहीं बता सकते कि यू हाउ को कब तक होश आएगा, क्योंकि आगे जो भी प्रोसेस है वो यू हाउ को खुद ही करना है। मतलब यू हाउ खुद ही खुद को हील कर सकता है। इस चीज से अभी मिस्टर स्वान बहुत ज्यादा परेशान थे। वो कह रहे थे कि यू हाउ, ये तुमने खुद को किस तरह की प्रॉब्लम में फंसा लिया। हालांकि अब वो कहने लगते हैं कि वैंग डोंगर की हालत कैसी है, जिसके बाद अगले ही सीन में हम वैंग डोंगर के कमरे में पहुंचते हैं, जहां हीलर उस हार्ट ब्रोकन डेड फ्लावर को लाकर उसकी एनर्जी को यहाँ वैंग डोंगर की बॉडी में एब्सॉर्ब कराती है, जिससे कुछ ही समय में वैंग डोंगर होश में आ चुका था। अभी वैसे तो वो सही तरह से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उठते हुए यहाँ ज़्याओ ज़्याओ से पूछती है कि यू हाउ कैसा है और वो कहाँ है। जिस चीज पर ज़्याओ ज़्याओ कहती है कि चिंता मत करो, उसकी हालत खतरे से बाहर है, वो तुम्हारे लिए मेडिसिन लेने गया था जिस चीज से उसे थोड़ी चोट आई है। ज़्याओ ज़्याओ उसे डराना नहीं चाहती थी, लेकिन वैंग डोंगर तो इतना सुनते ही वहाँ से तुरंत उसके कमरे की तरफ भागती है जहाँ यू हाउ है। वो वहाँ पहुँचकर यू हाउ की हालत देखती है, जिस चीज से उसकी आंखों में आंसू थे। वो तुरंत यू हाउ के पास आ जाती है। वो अभी रो रही थी, तभी फीबी कहता है कि यू हाउ की जान खतरे से बाहर है और इसे वैंक्वायर ने बचाया है, जो सुनकर वैंग डोंगर वैंक्वायर का शुक्रिया कहती है। साथ ही इसके बाद वो फैसला करती है कि जब तक यू हाउ को होश नहीं आएगा तब तक वो उसके पास ही रहेगी। वैसे अब इसके बाद से यहाँ से ये सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी बताई जाती हैं। हम देखते हैं कि यू हाउ को इस तरह से बेहोश होते हुए कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वैंग डोंगर उसके पास से बिल्कुल भी नहीं हिलती। वो सिर्फ खाना या पानी लेने के लिए ही वहाँ से जाती थी। वैसे ऐसा नहीं है कि यू हाउ बेहोश है इसलिए वो वहाँ बैठकर रोती रहती हो, बल्कि वो यू हाउ को कहानियाँ सुनाती थी और उससे बातें करती थी। साथ ही इस बीच वो यू हाउ से प्रॉमिस करती है कि अगर यू हाउ को कुछ भी होता है तो उसके बाद वो खुद की भी जान ले लेगी। वो यू हाउ के बिना जीना नहीं चाहती। वैसे जिस तरह से यहाँ वैंग डोंगर परेशान है, वैसे ही वहाँ वैंक्वायर और यू हाउ के बाकी दोस्त भी बहुत परेशान है, क्योंकि यू हाउ को बहुत दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया है। वैसे अब ये पार्ट तो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन आखिर में हमें बस यू हाउ का वो प्रॉमिस बताया जाता है जब यू हाउ ने वैंग डोंगर से कहा था कि अगर वैंग डोंगर के ऊपर कभी भी कोई खतरा आता है तो वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा।